तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे साइंस से संबंधित एमसीक्यूज। जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें हमने 91 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन है, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो एंटीजन है वो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संक्रमण। संक्रमण। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। अगला क्वेश्चन है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? जो आरएच तत्व है उसके अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर है आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला, ऑप्शन ए। अगर आरएच प्लस पुरुष और आरएच महिला शादी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? संतान की जो भ्रूणीय अवस्था है उसमें माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बढ़ने से शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को नाम क्या दिया गया है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर रोग पूछे तो इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और इसका अगर कारण पूछे तो इसमें है पिता का आरएच प्लस और माता का आरएच माइनस, और ये है ऑप्शन डी में। पिता का आरएच प्लस और माता का आरएच माइनस अगर ये जोड़ा शादी करेगा तो इनमें जो पहला बच्चा है वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो मर जाएंगे, सेकंड बच्चा नहीं होगा। हालांकि आजकल इसके लिए साइंटिफिक ढूंढ लिया गया तरीका, एक इंजेक्शन आता है उसको लगाने से ये समस्या नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? जो सभी से रक्त ले सकता है उसको बोलते हैं सर्वग्राही। इसका है ए बी प्लस, ऑप्शन सी। ए बी प्लस वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसीलिए ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। ये भी अच्छे से याद रखना कि सार्वत्रिक अदाता कौन सा वर्ग वाला व्यक्ति होता है, तो वो होता है ए बी वर्ग वाला व्यक्ति। और ये क्यों होता है? तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? जो ए बी प्लस है वो है सार्वत्रिक अदाता, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति। और सार्वभौमिक दाता जो सभी को रक्त दे सकता है वो होता है ओ वर्ग वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओ जो वर्ग है उसका जो व्यक्ति है रक्त समूह वाला वो सार्वभौमिक दाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ये देता सभी को है लेकिन लेता केवल ओ वाले से है, केवल
ओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पोन्स, पिन्ना। इसका आंसर है डी, पिन्ना। ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी मेडुला है, थैलेमस है और पोन्स है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेरिबेलम। सेरेबेलम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे बैलेंस, आसन और संतुलन को बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस तो बैलेंस, बैलेंस, सेरेबेलम। इसको आप ऐसे को रिलेट कर सकते हो, बे से बैलेंस और बे से बेलम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो भोजन, भूख लगती है तो अपन खाना खाते हैं, और खाना किस में होता है? उसके लिए होती है शरीर में अन्न की थैली। जो अन्न की थैली होती है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस। अगर थैली खाली होगी या थैली बढ़ जाएगी तो उसके जो केंद्र है वो कहाँ है? वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। थे से थैली और थे से हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम। इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हो। ब्रह्म, सेरेब्रम एक होता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान। और बुद्धि होती है उसके लिए, जो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आता है? वो बुद्धि से आता है। तो मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेरेबेलम तो अगर बेलम आएगा तो उसके लिए होगा कि संतुलन, बैलेंस, शरीर का संतुलन, बेलम। और अगर अन्न की थैली और उसके लिए आएगा तो उसके लिए होगा हाइपोथैलेमस, भूख लगने और भूख मिटाने के लिए एक हाइपोथैलेमस। और अगर बुद्धि से आएगा तो उसके होगा सेरेब्रम, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। इसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो कि प्रे से प्रथम और सबसे बड़ा पूछा है तो पहले इसी का नंबर आएगा, प्रमस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन ए। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। जैसे हमारे शरीर का कोई सा भी अंग टूट जाता है या कहीं से कुछ भी हो जाता है तो उसमें वापस रिकवर होने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण से अगर मस्तिष्क में चोट आती है तो उसके वापस रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन डी है न्यूरॉन। ऑप्शन डी, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन बी 16%। श्वास छोड़ते हैं तो उसमें 16% जो है O2 बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन सी 38। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हम जो श्वास छोड़ते हैं उसमें O2 कितने % बाहर निकलती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 4%। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन बी पाइरुविक अम्ल। ऑप्शन बी पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल। अगर संश्लेषण पूछे क्रेब्स चक्र में तो वो होता है पाइरुविक अम्ल का, और अगर अंतिम उत्पाद है तो वो होता है लैक्टिक अम्ल अनोक्सी श्वसन का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? इसका आंसर है यूरिया। यूरिया मुख्य होता है नाइट्रोजनीय अपशिष्ट, और यूरिक अम्ल भी होता है, और यूरिया बदलता है अमोनिया में। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी यूरिया किसमें बनाते हैं? ऑप्शन ए यकृत में। यूरिया और स्तनधारी किसमें बनाते हैं? यकृत में। ये से ये यूरिया और ये से यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका आंसर है गुर्दा। ऑप्शन बी गुर्दा। तो आज की सीरीज में हमने 123 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखना। तब तक के लिए धन्यवाद।